बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम आपको ताज़ा खबर, एक्सक्लूसिव खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले हैं। वो है नून लीग के इंतखाबी मुहिम के प्लान के हवाले से। इलेक्शन कैंपेनिंग क्या है, कब होगी, कैसी होगी, ये सब हम आपको डिटेल्स बताने वाले हैं। इसके अलावा जी ऐलान हुआ है और नारा बजा है कि भाई बागी को पकड़ो। कौन बागी? वो जो भगौड़े हैं, जो भाग रहे हैं इधर उधर हैं, फिर उसके बाद चूहों की तरह बिल्लों में छुप रहे हैं, उन सबको कहीं पर भी कोई भी नजर आए धर लो। अब इस दफा किसका नंबर लगा है ये मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, एक और नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। वो क्या कहते हैं, एक नवा कट्टा खुल गया है, नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। टेक इट द वे यू वांट इट। वो जो भी पिंडोरा बॉक्स है, वो जो भी कट्टा है, वो मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम ये ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कर दूं बात आपसे कि वेट करो। चले कर ही देती हूँ। अच्छा चल, छोटी सी बात। इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दी इलेक्शन की तारीख देने वाला है। क्या सुना है आपने? इलेक्शन कमीशन जल्द तारीख की अनाउंसमेंट करने वाला है। इससे पहले मैं आपको वाज़ेह कर दूं, हम पिट मरे थे, हम हंस रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने वो जो एक बड़ा ही मुबहम सा ऐलान किया है ना, वो मुबहम सा जो ऐलान था वो हफ्ते के बारे में था कि जी 2024 का पहला महीना जो जनवरी है उसका आखिरी हफ्ता, उसमें इलेक्शन होंगे। वो तारीख तो हम लोगों ने फाल निकाल के निकाली ना कि क्या तारीख होगी क्या नहीं होगी। लेकिन अब जी ताज़ा खबर आई है और ताज़ा खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है अब बहुत जल्दी एक तारीख की अनाउंसमेंट कर देनी है। अब वो तारीख क्या होगी, कौन सी हो सकती है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इस असल में ना जो इन्होंने अनाउंसमेंट पहले भी किया ना इलेक्शन कमीशन ने, उसमें टेक्निकली ना कुछ प्रॉब्लम है। यानी कि अगर इलेक्शन कमीशन अपनी सारी कार्रवाइयाँ कर ले, सारा काम पूरा कर ले, जी इंतखाबात का ये स्केड्यूल है और ये अनाउंसमेंट है, तो सिर्फ अनाउंस करना और सिर्फ स्केड्यूल देना तो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन का ये भी काम है कि इंतखाबात हों, ऐलान करदा बर वक्त टाइम पर हों, और प्लस साफ और शफाफ भी हों। और साफ और शफाफ ऐसे हों कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इलेक्शन के अंदर, उनको कोई एतराज़ ना हो, उनकी इश्यूज़ को भी एड्रेस किया जाए। ये मामला इलेक्शन कैंपेनिंग और उसको लेकर के तमाम तर जो कानून साजी है वहाँ से भी शुरू होता है कि इलेक्शन कैंपेनिंग में कौन कितने पैसे खर्च कर रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन की जो बातें हैं, जो ऐलानात हैं, जो SOPs हैं, उनकी खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। मतलब सिर्फ इलेक्शन कमीशन का कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ये काम नहीं होता कि ये तारीख दे दी या हफ्ता दे दिया और ये जा वो जा। इलेक्शन को पूरे तरीके से करना, मतलब मैं वैसे मैनेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैनेज का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। आप लोग समझेंगे मैनेज का, क्योंकि मैनेज का मतलब ना लफ्ज़ का जो मतलब है, जब इलेक्शन के साथ नत्थी होता है तो उसका बड़ा नेगेटिव मतलब जाता है। लेकिन बेसिकली इलेक्शन कमीशन इज़ द करेक्ट फोरम जिन्होंने ना सिर्फ इंतखाबात की अनाउंसमेंट करनी है, तारीख की अनाउंसमेंट करनी है, ना सिर्फ इंतखाबात कराने, बल्कि इंश्योर करना है कि भाई सारा कुछ हो। तो इलेक्शन कमीशन का बहुत ज़्यादा काम है। तो ये जो चलाकियां इलेक्शन कमीशन की चलती है ना, मुबहम से चीज़ें, इसको लेकर के फिर बहुत सी बातें होती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे नून लीग को लेकर के, उनके बयानिए को लेकर के, नवाज शरीफ की वापसी को लेकर के बहुत सी बातें हो रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे जैसे 21 अक्टूबर करीब आती जा रही है, ठीक है, वैसे वैसे बयानात में तेज़ी आती जा रही है, बयानिए में तब्दीली आती जा रही है, और पाकिस्तान का जो माहौल है उसमें भी तब्दीली आती जा रही है। जैसे कि ताज़ा खबर ये भी है कि इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर, कौन से सेनेटर हैं जी, आजम खान स्वाति साहब, उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करती हैं। FIA की खुसूसी अदालत के जज ने PTI सेनेटर के खिलाफ अक्टूबर 2022 में उस वक्त के आर्मी चीफ समेत सीनियर फौजी अफसरान के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुतनाज़ा पोस्ट करने पर दायमी वारंट जारी किए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? दायमी वारंट जारी करने से मुराद वो वारंट है जिसकी कानूनी हैसियत मुल्जिम की गिरफ्तारी तक बरकरार रहती है, विच मीन्स के जब तक अरेस्ट नहीं हो जाता। अब मुद्दा यह है कि इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने कहा है कि भाई आजम स्वाति नू लभो ते आजम स्वाति नू फड़ो, क्योंकि ये जितने लोग नारे लगा करके, उकसा करके, बड़के मार करके, ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर इनकलाब लाने के बाद, उकसाने के बाद, हेट स्पीच करने के बाद, ऐलाने जंग करने के बाद, ऐलाने बगावत करने के बाद फिर जो छुप जाते हैं ना,
اور پتہ نہیں کہاں, مطلب مین جگہوں پہ تو نہیں چھپتے نا, وہ جیسے چوہے بل بناتے ہیں اور پھر اس بل کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں اور پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ چوہا کتھوں نکلیا, کتنے گیا, کتنے, یہ والی پوری صورتحال ہوتی ہے. اب اس طرح اعظم سواتی صاحب کا بھی یہی حال چل رہا ہے. اب عدالت نے تو بول دیا وہ جہاں بھی ملے, یہ جو بغاوت پر اکسانے والے اور بغاوت کرنے والے لوگ ہیں نا, ان باغیوں کو پکڑو. اب بغاوت کی ہے تو اب اس کا نتیجہ بھی بھگتو, لیکن باغی صاحب ہاتھ میں نہیں آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں. اس سے پہلے بھی اعظم سواتی کو گزشتہ سال 2 مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا. پہلی مرتبہ انہیں اکتوبر میں اور دوسری مرتبہ نومبر میں ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا. ریاستی اداروں کے خلاف سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر متنازع پوسٹ کرنے پر اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. مطلب یہ چیزیں سیریس ہیں, یہ چیزیں بہت سیریس ہیں. اور کیونکہ میں آپ کو بار بار ہر ویڈیو میں آ کر کے بتاتی ہوں, اور آپ بھی صرف میری ویڈیو کے علاوہ بھی خبروں میں سنتے ہوں گے 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں, جنہوں نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا, جنہوں نے اداروں کے خلاف, جنہوں نے فوجیوں کے خلاف, جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ان کو معافی نہیں ملنی. مطلب معافی نہیں ملنی, کان یہاں سے پکڑ لیں, کان گھما کے یہاں سے پکڑ لیں, معافی نہیں ملنی ہے. تو اب نمبر لگا ہے جی اعظم سواتی صاحب کا. تو بھائی یہ جہاں پر بھی ہیں, اب خود تو اب پاکستان میں کوئی نہ خود گرفتاری دینے آتا ہے, نہ کوئی خود کرسی چھوڑتا ہے. کرسی بھی چھڑوانی پڑتی ہے اور گرفتاری بھی ڈالنی پڑتی ہے. تو بھائی اگر آپ کو کچھ گھنٹوں کے بعد یا کچھ ایک آدھا دن کے بعد اگر آپ کو پتا چلے کہ جی ایک اور بندہ پکڑ لیا ہے, تو حیران نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا اور گھبرانا تو بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, گھبرانا آپ نے بالکل نہیں ہے, کیونکہ جو لوگ دوسروں کو درس دیتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے, ابھی ان کے گھبرانے کا وقت ہوا جاتا ہے. آلرائٹ, ایک تو یہ چیز میں نے آپ کو بتانی ہے. اب آ جائیں جی دوسری چیز جو کہ 21 اکتوبر سے قریب آتے آتے ہی بہت زیادہ اٹھان بھر رہی ہے. ایک تو نواز شریف صاحب کی واپسی, آف کورس ابھی تک تو حتمی ہے واپسی کہ 21 اکتوبر کو ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت سی شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن مریم نواز صاحبہ آ چکی ہیں. میں آپ کو آلریڈی اس کے اوپر ایک ایکسکلوسیو ویڈیو کر چکی ہوں کہ ان کو ایک نیا ٹاسک سونپا گیا ہے, اور ان کے جو ٹاسک ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ میں بتا چکی ہوں. آپ ٹائم لائن پر ویڈیو موجود ہے, وہ جا کے دیکھیں. شہباز شریف صاحب بھی واپس آ چکے ہیں. آئی تھنک سو بائی دا ٹائم یہ میں ویڈیو کروں گی شہباز شریف صاحب بخیر و عافیت پاکستان پہنچ جائیں گے. اگر نہیں تو بس وہ پہنچنے والے ہوں گے, مطلب وہ لندن سے نکل چکے ہیں, پاکستان انہوں نے آنا ہے. نواز شریف صاحب نے بھی آنا ہے پاکستان ایز پر پلان, اور ان کا پلان یہ ہو رہا ہے کہ سعودی عربیہ, یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں, تو ابھی میں دوبارہ اس کی کنفرمیشن دے رہی ہوں کہ خبر یہی ہے کہ انہوں نے تھرو سعودی عربیہ آنا ہے. انہوں نے یو اے ای میں بھی اور قطر میں بھی, یہ جو 3 ممالک ہیں یہاں پر انہوں نے اہم ملاقاتیں کرنی ہیں. اور یہ جو اہم ملاقاتیں ہیں نا, یہ وہ والی ملاقاتیں نہیں ہونی جی السلام علیکم جی آئیے جی رائل قسم کا کھانا کھائیے, نو. یہ ملاقاتیں وہ ہیں وہ جو اگلے پروٹوکول ملتا ہے نا کہ میاں صاحب نے واپس آتے آتے راستے میں ہی وہ جو وزارت عظمیٰ والا پروٹوکول ہے نا, وہ پوری دنیا سے جہاں جہاں جس ملک میں جانا ہے وہ لیتے ہوئے آئیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, obviously with the Saudi family, with the Saudi prince, محمد بن سلمان صاحب ہو گئے یا ان کی جتنی بھی فیملی, ان کے ساتھ شریفز کے پرسنل ٹائز ہیں. اگر یو اے ای کی بات کریں تو وہاں پر بھی اب پرسنل ٹائز بڑے اچھے ڈیولپ ہو گئے ہیں. اور اگر ہم قطر کی بات کریں تو وہاں پر تو اور بھی زبردست نا, کیونکہ obviously شریفوں نے خاص طور پہ اگر میں شہباز شریف اور ان کی فیملی کی بات کروں تو انہوں نے وہاں پر اپنے بزنس بھی منتقل کیا ہے. تو سلیمان شہباز جیسے ہیں وہ قطر میں وہاں پر اپنا بزنس کر رہے ہیں, اس میں کوئی کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن obviously جب آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے پھر ایک الگ سے ٹائز بن جاتے ہیں. ایک تو آپ کے ڈپلومیٹک ٹائز ہوتے ہیں, ایک آپ کے بزنس ٹائز بھی ہوتے ہیں, رائٹ. سو ایک تو پلان یہ تھا جو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. دوسرا پلان یہ ہے, تاریخ لکھیں 21 اکتوبر. آپ تو کہیں گے کہ میں نے تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے نواز شریف کی واپسی کی تاریخ. یہ ایک اور چیز کی بھی تاریخ ہے. 21 اکتوبر کو نواز شریف کی واپسی کے ساتھ مینار پاکستان میں جو جلسہ ہوگا, وہاں سے اس جلسے سے نواز شریف نون لیگ کی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے. پتہ چل گئی یہ بات آپ کو کہ الیکشن کیمپیننگ نون لیگ نے, پیپلز پارٹی کی تو الیکشن کیمپیننگ شروع ہے. سب سے پہلے واحد پارٹی جو الیکشن کیمپیننگ کر رہی ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. بلاول در جگہ پہ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں, سندھ میں, پنجاب میں. ابھی پچھلے دنوں پنجاب آئے ہوئے تھے, اب وہ دوبارہ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی انہوں نے دوبارہ پنجاب میں آ کر کے ڈیرے ڈالنے ہیں, کیونکہ وہ الیکشن کیمپیننگ موڈ میں ہیں. اور وہ واحد پارٹی ہے جو کہ الیکشن چاہتی بھی ہے کہ 90 دنوں کے اندر ہو, اور الیکشن کیمپیننگ کے موڈ میں بھی ہے. نون لیگ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ نون لیگ نے سارا کانڈ کر کے, چاچو جی نے تمام فوجیوں کو خوش کر کے, عوام کو ناراض کر کے, وہ کیا تھا, کسی نے بڑا اچھا شیئر کیا تھا مجھ سے, میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں. کسی نے مجھ سے شیئر کیا تھا ایک لطیفہ کہہ لیں, شہباز شریف صاحب کی فوٹو بھیج کر کے نیچے لکھا ہوا تھا, ہمارا برا وقت تو گزر گیا.
अवाम बुरे वक्त से निकल के दिखाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा कि भाई मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपसे शेयर करूंगी कि चाचू की देन जो बुरा वक्त था आवाम के ऊपर, महंगाई, बिजली के बिल, नहीं यकीन आ रहा, अपना बिल उठा के देख लें। मुझे गाली देने से पहले, मुझे कोसने से पहले, मुझे बुरा भला कहने से पहले आप अपना बिजली का बिल उठा के देख लें। अगर फिर भी आपको तसल्ली ना हो, फिर भी आपका दिल करे कि जी मैं चाचू के खिलाफ बात कर रही हूँ और आप फिर भी मेरे अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, तो ऐसा करें, अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल लें और जो भी करीबी पेट्रोल पंप है वहां जा करके उसमें पेट्रोल तो डलवाए, तो आपको लग पता जाएगा, फिर आप मेरी साइड हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे वाकई वीनस ठीक कह रही है कि ये जो अवाम का बुरा वक्त है ये अवाम पर छोड़ दिया गया है। और सबने, मतलब निगरान हुकूमत ने भी अवाम पर छोड़ दिया, चाचू भी अवाम पर छोड़ गए, नवाज शरीफ साहब ने भी अवाम पर छोड़ दिया, पीपल्स पार्टी ने भी, कि जी खुद ही निकलो इस बुरे वक्त से। हमारा काम आपको अवाम को बुरे वक्त में लाना था, निकालना नहीं था। हुन आप पे निकलो, और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अच्छा खैर, ये तो बात हो गई। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ने, चाचू जी ने, पूरी नून लीग ने अब पूरा कांड करके ना, पूरी सिचुएशन को मिसमैनेज करके, अवाम के साथ बिगाड़ के, फौजियों के साथ बनाकर, अब नवाज शरीफ के कंधों के ऊपर सारा बोझ डालना है कि मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा। और मियाँ को लोग पूछ लो कि की लगना पता है, क्योंकि अभी तक तो बयानी है कि ये नहीं कुछ समझ में आ रही। इलेक्शन कैंपेनिंग का मैंने आपको बता दिया कि 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आएंगे और जब मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा, वहां से ये इलेक्शन कैंपेनिंग का आगाज करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि जावेद लतीफ साहब ने जो कल एक तड़कती भड़कती, क्या कहते हैं, तीली लगाने वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उसको सुन लें। अच्छा, पूरी नहीं सुन सकते, हिम्मत नहीं है पूरी सुनने की, चलें ये बस ये 2 बातें सुन लें। उन्होंने सिंपल क्या है कि भाई अगर 2017 के जो कल्प्रिट्स हैं उनका अगर एहतसाब करने से इदारों में टकराव होता है या लड़ाई की सूरत हाल बनती है तो कोई बात नहीं, हम भूल जाते हैं। वाकई उन्होंने ये कहा है, या आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा, उन्होंने वाकई ये कहा है। और आगे ये कहा है कि 9 मई के वाकयात के अंदर जो लोग मुलव्वस थे उनको तो कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। सो बेसिकली नया बयानिया आज के दिन जो मैं आपको बता रही हूं, जो नून लीग का है, क्योंकि हर रोज बयानिया बदल रहा है ना, बयानी के ऊपर भी तो एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। अब नया बयानिया ये है कि मिट्टी पाओ पॉलिसी बरकरार रहेगी और 9 मई के वाकयात जिन लोगों ने भी किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और 9 मई के वाकयात किन लोगों ने किए हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, और बहुत भी हो गया तो ठीक है, जनरल फैज तक बात पहुंच जाएगी, अब तो ठीक है, उन तक भी नहीं पहुंचनी, राइट। सो जो मामला है वो बाजवा साहब और जनरल फैज का है। ये जरूर जावेद लतीफ साहब ने कहा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जितना कसूर जनरल फैज का है उतना ही जनरल बाजवा का है। तो दिल तो मेरा बहुत किया कि अगर मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी होती तो मैं जरूर पूछती थी कि जावेद लतीफ साहब, ये जो चाचू जी जब हुकूमत में आए थे तो तभी कुछ कर लेते, आपकी हुकूमत थी तभी कुछ कर लेते, लेकिन नहीं किया गया। तो अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि भाई जो मुजाहमत की पॉलिसी है, जो मुजाहमत का बयानिया है, क्योंकि उसको चलाते हुए, उसको लड़ते हुए कुछ समझ में नहीं आता, तो लिहाजा अब ये है कि 9 मई के जो कल्प्रिट्स है ना उनको सजा पहुंचाना और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जो है वो PMLN का अभी तक का एक बयान है। तो ये एक नया कट्टा ही है ना, एक नया पिंडोरा बॉक्स है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता, अभी मैं वीडियो कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप देखते हैं, अपलोड करते हैं, अभी आप इसके ऊपर कॉमेंट ही कर रहे होंगे, अभी ये वीडियो चल ही रही होगी, पता चलेगा कि जी PMLN का एक और बयान आ गया। आप समझ रहे हैं? सो ये ऐसे चलेगा, ये 21 अक्टूबर तक ऐसे ही चलती रहेंगी बातें, क्योंकि जैसे जैसे नवाज शरीफ की वापसी करीब आती जाएगी वैसे वैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर मजीद गिरफ्त तेज होती जाएगी, वैसे वैसे पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें तब्दीली आती जाएगी। और जाहिर सी बात है बयानिए में तो तब्दीली आनी ही आनी है कि एक्चुअली नवाज शरीफ साहब ने आकर के कहना क्या है, उनके डायलॉग्स क्या होंगे, उनकी स्क्रिप्ट क्या होगी, वो आवाम को क्या बताएंगे। बिकॉज भाई शेर आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि हमजा साहब आ रहे हैं, मतलब हमजा शहबाज की बात नहीं कर रही, मतलब प्रोड्यूसर हमजा की बात कर रही हूँ, मतलब ये नवाज शरीफ साहब है, तो उनके आने का खड़ाक तो पता चला है ना, तो वो एक्सपेरिमेंट करने की भी कोशिश की जा रही है। तो आज के दिन के लिए बयानिया नहीं 2017 साइड पे करो, भूल जाओ, और 9 मई 2023 को याद रखना और उनके मुल्जिमान को याद रखना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।